हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय आकांक्षा। आज की वीडियो में हम पार्ट एक संख्या पद्धति उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, ये मेरा चैनल है मैथ्स ट्यूटोरियल बाय आकांक्षा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं मैं ऐसे वीडियोस फर्दर बनाती रहूं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बच्चों, हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है -2/3 तथा 1/4 के बीच चार परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर चार परिमेय संख्या निकालनी है -2/3 और 1/4 के बीच में। अब इसे हम कैसे करते हैं उसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो इसका सोल्यूशन लिखते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें -2/3 और है दूसरी संख्या 1/4, इसके बीच हमें चार परिमेय संख्या निकालनी है बेटा। तो जब भी हमें परिमेय संख्या निकालनी है तो हमारा जो हर है दोनों का वो सेम होना चाहिए। मतलब ये जो आपका हर है 3 और 4, यहाँ पर सेम नंबर होना चाहिए, मतलब समान संख्या होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे। किसका? 3 और 4 का। तो संख्या 3 और 4 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो संख्या 3 और 4 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो ये चला गया आपका 2 से जाएगा, पहले ये 3 ही रहेगा, ये 2 आ जाएगा, देन अगेन ये 2 से जाएगा, ये 3 रहेगा, ये 1 हो जाएगा, फिर देन ये जाएगा 3 से, फिर 1 और 1। तो इस तरह से जो आपका एलसीएम आएगा, पहले हम क्या लिखेंगे, एलसीएम आएगा किसका? 3 और 4 का। वो आया आपका 2 गुणा 2 गुणा 3। इसका मतलब हो गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो आपका एलसीएम आ गया है 12। अब आपको क्या करना है, जो आपकी पहली संख्या है 2/3 -2/3, उसके हर को भी मुझे क्या बनाना है? 12। और जो मेरी दूसरी संख्या है 1/4, उसके हर को भी मुझे क्या बनाना है? 12। क्या बनाना है? 12। तो मैं इस तरह से लिख दूंगी। अब यहां देखिए ध्यान से, यहाँ पर 3 है हर में और यहाँ पर 12 है। तो 3 को 12 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 को 4 से गुणा करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप नीचे वाले नंबर में देखेंगे, यहाँ पर हर में 4 है और उसका बराबर में आ रहा है 12। तो 4 को 3 से गुणा करूंगी तो मुझे मिल जाएगा 12। तो इसका मतलब इसे मैं क्या लिखूंगी, ये गुणा होगा किससे? 3 गुणा होगा 4 से तो 12 मिलेगा। तो 4 से नीचे गुणा होगा तो अंश भी 4 से गुणा हुआ। तो -2 को 4 से गुणा किया तो -8 आ गया आपका। सिमिलरली नीचे वाली संख्या में देखेंगे, 1/4 है, मुझे 4 को 12 बनाना है। तो यहाँ गुणा होगा 3 से, 3 से हर हुआ है तो 3 से अंश भी होगा, और 1 तिया 3। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके बीच में तो बहुत सारी संख्या है, -8 से लेके 3 के बीच में। अगर संख्या रेखा पर अगर आप देखेंगे, इस तरह से संख्या रेखा होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, -8/12 इस तरफ आएगा, और 1 2 3 3/12 इस तरफ आएगा। तो इसके बीच तो बहुत सारी संख्या है, दिख रही होगी आपको कितनी सारी लाइन है ये। तो इनमें से हम कोई सी भी चार लिख सकते हैं। तो मैंने लिख ली है -7/12, -6/12, -5/12, -4/12। और आप चाहे तो उस तरफ से भी लिख सकते हैं, 3/12 की तरफ से। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है जो बच्चों हमारा, वो है 0.23 बार प्लस 0.22 बार का मान p बटा q के रूप में दर्शाइए, जहां p और q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा उसे हमें कैसे सॉल्व करना है, चलिए जल्दी से देखते हैं उसे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, आपको ये मैंने एक्सरसाइज में भी कराया था कि जब 0.23 बार इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें हम p बटा q के रूप में कैसे लिखते हैं। मतलब जो अनवसानी आवृत्ति वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें रिपीटेशन होना है ना, आवृत्ति वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम कैसे p बटा q के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर भी सेम हम वही करेंगे, बस यहाँ पर क्या है, दो पार्ट्स में दे रखा है आपको और उन्हें जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे और फिर हम दोनों को जोड़ लेंगे। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे एक बार चलिए देखते हैं। तो सॉल्यूशन जो है इसका क्या लिखना है हमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.23 बार इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने एक्सरसाइज में की थी। तो क्या लिखूंगी, पहले सबसे माना x बराबर 0.232323 डैश डैश डैश, ये मेरी पहली
इक्वेशन हो गई है, हमारा पहला समीकरण भी कह सकते हैं इसे। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा पहला समीकरण आया उसमें जितना ये आपका नंबर है उसमें जितनी डिजिट्स आपकी रिपीट हो रही है, जिनके ऊपर बार लगा है वो रिपीट होती है, उससे हम गुणा करेंगे। जैसे सपोज यहाँ पर 2 3 कितनी डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है गुणा जो रिपीट हो रही है। तो हम इसमें किससे गुणा करेंगे, 100 से। किससे करेंगे, 100। तो हम क्या लिखेंगे, पहले को 100 से गुणा करें। ये मैंने आपको एक्सरसाइज में भी समझाया था। अगर आपकी एक रिपीट होगी तो आप 10 से करेंगे, 2 रिपीट होंगी तो 100 से, 3 रिपीट होंगी तो 1000 से। ये जो नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट होती है ना, उसका हिसाब से हम नंबर ऑफ जीरोस लेते हैं जिससे गुणा करना है। ठीक है, तो अब पहले को 100 से गुणा करें। तो जब पहला 100 से गुणा होगा तो जो लेफ्ट साइड है x वो बन जाएगा आपका 100x, बराबर में ये जो 0.233 है, जब इसे आप 100 से गुणा करेंगे तो आपका ये जो डेसिमल है ये 2 संख्या आगे चला जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 23.232323 और ये हो गया आपका सेकेंड। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकेंड वाले इक्वेशन से जो हमारा सेकेंड वाला समीकरण आया है उसमें से पहले वाले को घटाना होता है। तो हम क्या लिखेंगे, दूसरे में से फर्स्ट को घटाएं। तो जो हमारा दूसरा वाला समीकरण है उसमें से हम पहले वाले को घटाएंगे तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड से घटेगा, ये वाला लेफ्ट से, और राइट साइड वाला राइट साइड से घटेगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 100x में से x को घटाएंगे, बराबर में राइट साइड वाला लिखेंगे 23.232323 डैश डैश डैश, उसमें से घटाएंगे 0.232323 डैश डैश डैश। तो जब 100 में से एक x जाएगा 100x में से तो बचेगा क्या, 99x, बराबर में। अब यहाँ देख लीजिए 23.232323 इस तरह से है, दूसरी संख्या हमारी 0.232323 इस तरह से। तो जो आपके डेसिमल के बाद वाले हैं, पॉइंट के बाद वाले हैं, वो सब समान है, ये तो सब कट रहे हैं, जीरो बन रहे हैं। तो डेसिमल के इस तरफ क्या रह गया, 0, और 23 में से 0 गया 23। तो इस तरफ जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारा 23। तो हमें x का मान निकालना है, तो ये जो 99 है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाग में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 23/99। तो ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, 0.23 की। ये वैल्यू जो है हमारी 23/99 0.23 है, जिसे हमने p/q के रूप में लिख लिया है। अब सेम तरीके से हम 0.22 के लिए करेंगे। तो 0.22 के लिए कैसे लिखेंगे, अब पहले हेडिंग डाल लेते हैं, दूसरे से कर देती हूँ मैं चाहे तो 0.22 बार, इसे कर रहे हैं। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, माना, अब x ऊपर ले चुकी थी मैं तो इसको y ले लेते हैं, माना y बराबर में 0.2222 इस तरह से। ये हो गई हमारी तीसरी, मान लीजिए इसे। अब इस वाली इक्वेशन को हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं जितनी संख्या रिपीट हो रही है। तो 2 संख्या रिपीट हो रही है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, ये 100 से। तो थर्ड को 100 से गुणा करें। तो थर्ड वाला जब 100 से गुणा होगा तो लेफ्ट साइड तो 100 हो जाएगी, और राइट साइड में जो आपका डेसिमल है, ये जो पॉइंट है, देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये पॉइंट, ये 2 डिजिट आगे चला जाएगा, 2। तो ये कितना बन जाएगा, 22 इधर, पॉइंट फिर लगेगा, फिर 222222। ये आपके आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब क्या करेंगे, फोर्थ में से, चौथे में से थर्ड को घटाए, थर्ड को घटाए। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं, इसे रब कर देते हैं पहले। अब हमें क्या करना है, चौथे में से तीसरे को घटाना है। तो क्या लिखूंगी मैं, जब चौथे का है, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं पहले, 100 उसमें से घटेगा क्या, सिर्फ y, बराबर में चौथे में राइट साइड क्या है, 22.222222 डैश डैश डैश, उसमें से क्या घटाएंगे, 0.222222 डैश डैश डैश। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 99y, बराबर में, अब यहाँ देखिए 22.2222 है इस तरफ, और इस तरफ 0.2222 है सारे, डैश डैश डैश,
तो ये सब तो कैंसिल हो गए, पॉइंट किधर रहा 0 और यहाँ क्या बचा 22। तो ये इस साइड जो आंसर आ रहा है राइट साइड वो बचा 22। y का मान निकालना है तो 99 आ जाएगा 22 के नीचे बटे में। तो ये वाली जो वैल्यू आई है हमारी, ये 22 बटा 99, ये वैल्यू आई है इसकी 0.22 की। लेकिन अब मुझे उन दोनों को क्या करना था, जोड़ना है ना। तो अब फाइनली मैं इसको क्या करूंगी, जोड़कर एक साथ लिख दूंगी। तो कैसे लिखेंगे उसे लिखने के लिए हम लिखेंगे कि 0.23 बार ये निकालना था मुझे, प्लस 0.22 बार ये निकालना था। तो जो 0.23 बार था मेरा, उसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी हमारी, 23 बटा 99। ठीक है, फिर जमा जो 0.22 था उसकी वैल्यू कितनी थी मेरी, 22 बटा 99। तो दोनों कैसे थे, ये समान थे। तो जब ये दोनों समान होंगे तो 99 आ जाएगा नीचे, और 23 और 22 को मैं क्या करूंगी, जोड़ लूंगी। तो 23 और 22 मिलके बन गए आपके 55 बटे में 99। अब ये दोनों 11 के पहाड़े से जा रहे हैं, 5 पंजे 55, 11 पंजे 55 और 11 नीम 99। अब ये बन गया आपका आंसर 5 बटा 9, जो आगे फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका आंसर आपका आ गया 5 बटे 9। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है हमारा, यदि 5 की घात x माइनस 3 गुणा 3 की घात 2x माइनस 8 बराबर में 225 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना x, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पर कौन सा नंबर होगा ताकि ये इक्वेशन दोनों बराबर रहे, लेफ्ट और राइट। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आएंगे आपको उसको कैसे सॉल्व करना है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं अपना। हमारा क्या है, 5x माइनस 3 गुणा 3 2x माइनस 8 बराबर में 225। तो अब यहाँ देखिए आप, यहाँ आपका ये लेफ्ट साइड है, ठीक है ना, और ये राइट साइड है। तो इस तरह से क्वेश्चन जब आता है आपको इस टाइप का, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट और राइट को दोनों को कंपेयर करना होता है। ये वाली साइड को इस वाली साइड से कंपेयर करना है, बराबर में है ना क्योंकि दोनों। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 225 के गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 225 के गुणनखंड। ये किससे जा रहा है, ये जा रहा है आपका 3 से, कितना आएगा 7 और 5। अगेन ये 3 से चला जाएगा, कितना आएगा 2 और 5। अब ये 5 से जाएगा, कितना आएगा 5 और फिर अगेन 5 से 1। तो इसके जब आपने गुणनखंड किए तो आपने क्या देखा, 3 की घात 2 आ रही है, 2 बार आ रहा है 3, और 5 भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो मैं इस क्वेश्चन को किस तरह लिखूंगी, इस साइड वाली सेम ही रहेगी, 5x माइनस 3 गुणा में 3 2x माइनस 8। और जो मेरा 225 है उसे मैं क्या लिख सकती हूँ, उसे मैं लिख सकती हूँ 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। इस वाले यहाँ पर आपने जो गुणनखंड किया है वहां से वैल्यू निकल गई है 225 की। तो 225 जो है मेरा वो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से वैल्यू देखिए, यहाँ लिखी मैंने 3 की घात 2 और यहाँ 5 2 बार था तो उसको लिखा मैंने 5 की घात 2। अब आप देखिए इस तरफ, यहाँ पर भी आपके 5 है, यहाँ पर भी आपके 5 है, उसकी भी कुछ घात है, इसकी भी कुछ घात है। फिर आपके पास 3 है तो यहाँ भी 3 है, उसकी भी कुछ घात है, यहाँ पर भी घात है, और सारे क्या है, ये आपस में बराबर है। तो अगर इनके आधार बराबर आ रहे हैं तो इनके घात भी बराबर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो जब हम लेफ्ट को राइट से कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, 5 की घात x माइनस 3 जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, 5 की घात 2 के बराबर होनी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये जो x माइनस 3 है आपका, ये किसके बराबर आना चाहिए, 2 के बराबर। तो मैं क्या लिखूंगी इसे, जो x माइनस 3 है वो किसके बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए। तो जब x माइनस 3 2 के बराबर है, 3 को मैं इधर ले जाएंगे हम, ये घटा में इधर जाएगा तो जमा हो जाएगा और x बन जाएगा आपका 2 जमा 3, मतलब जो x का मान आएगा वो कितना आएगा 5। ठीक है,
और इसी तरह से जब आप यहाँ कॉमा डाल के 2x माइनस 8 को किसके बराबर रखेंगे, 3 की घात 2 के, ठीक है ना, दोनों बराबर है ना, तो सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो घात है 2x माइनस 8 ये किसके बराबर आनी चाहिए, 2 के बराबर आनी चाहिए, क्योंकि आधार सेम बन रहे हैं। तो इसको मैं क्या लिखूंगी कि दोनों घातों को सेम रखना है मुझे, तो मैं लिखूंगी 2x माइनस 8 बराबर में 2, तो 2x इज इक्वल्स टू 2 जमा 8, तो 2x इज इक्वल्स टू 10, तो x इज इक्वल्स टू 10 बटा 2 बन गया 5, तो x बराबर में 5। तो आप चाहे इस तरीके से निकाल लीजिए 5 वाले को कंपेयर करके या 3 वाले को, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो मैंने दोनों तरीके से आपको बता दी है। अगर आप 5 वालों को कंपेयर करेंगे तो तब भी 5 आ रहा है, और अगर आप 3 की घात को कंपेयर करेंगे तो भी आंसर आपका x का 5 ही आ रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है रूट 25 तथा रूट 27 के बीच दो अपरिमेय संख्या लिखिए। तो आपको पता होगा रूट 25 और रूट 27 जो होते हैं वो दोनों में से रूट 25 तो एक पूर्ण वर्ग है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पहले हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर हमें उसके बीच दो अपरिमेय संख्या लिखनी है। अपरिमेय का मतलब है जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ऐसी संख्या है जो p बटा q के रूप में ना लिखी जा सके, और वो किस तरह की हो, अनवसानी अनावृत्ति, मतलब रिपीटेशन नहीं होना चाहिए वो उसमें। तो इसका जो सोल्यूशन है उसके लिए हम देखते हैं क्या कर लिखना है हमें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, रूट 25, रूट 25 को तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम। रूट 25 क्या होता है आपका 5 गुणा 5, तो रूट हट जाएगा, दो पेयर में से एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो क्या रह जाएगा, ओनली 5। ठीक है, दो पेयर है ना 5 के, तो एक आ गया बाहर, पेयर में से एक आ जाता है। अब ऐसे ही मुझे क्या निकालना है, रूट 27। जो रूट 27 है वो किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो मुझे उसे या तो भागफल विधि से निकालना पड़ेगा या अभाज्य गुणनफल विधि से। तो जो गुणनफल विधि है वो हम यहाँ यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा, भागफल विधि वाला। तो भागफल विधि आपने सीखी होगी 8th क्लास में भी अपने। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 27 जिसका हमें वर्ग निकालना है, उसके पहले भाग करेंगे दो पार्ट, तो ये हो गया हमारे दो दो का पेयर बनाना होता है उसमें हमें। अब 27 ऐसा संख्या लिखनी है जिसका वर्ग या तो 27 आ जाए या 27 से छोटा आए। तो ऐसा कौन है, 5। 5 का वर्ग 25 होता है, तो 5 यहाँ 5 यहाँ, 5 पंजे 25, घट के बचा आपके पास 2। ठीक है, अब अगली संख्या तो है ही नहीं उतारने के लिए, तो मैं क्या लगाऊंगी, डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद मैं यहाँ कितने लिख सकती हूँ, 2 जीरो, क्योंकि मुझे पेयर में लिखने हैं ना ये, तो 2 जीरो लिखूंगी। तो 2 जीरो दोनों के दोनों यहाँ आ गए 200। अब इसका जो डबल होता है वो यहाँ लिखा जाता है यहाँ पर। तो इसका जो डबल है वो कितना होता है, 5 का डबल कितना हो गया आपका, 5 का डबल हो गया आपका 10, और यहाँ एक खाली स्थान। तो जो यहाँ खाली स्थान में संख्या भरी जाएगी उसी से हमें इस पूरी संख्या को गुणा करना होगा, और वो जो आंसर है हमारा वो 200 या उससे छोटा आना चाहिए। तो अगर यहाँ देखिए आप, अगर 100 यहाँ पे इस जगह पे मैं 2 लिखूंगी तो मुझे इसे 2 से ही गुणा करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा मेरा 204, जो इससे बड़ा आ रहा है। तो मैं ये यहाँ नहीं लिख सकती, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1 रख लेते हैं। 1 रखेंगे तो 1 से ही गुणा होगा, तो बनेगा 101 आ गया। तो यहाँ एक बना 101। अब घटा के यहाँ पर आएगा आपके पास 99। अगेन मैं 2 जीरो और ले सकती हूँ पेयर में, इसको नीचे लाएंगे, यहाँ बचेगा ये। अब इसका जो डबल होगा वो आएगा यहाँ। ठीक है, इसका जो डबल है वो कितना है आपका 102, और यहाँ डैश। तो अब इस डैश में जो आपको नंबर भरना है उसी से गुणा करना है 102 को। तो जो 102 है उसके डैश में सपोज मैं रख लेती हूँ यहाँ पर 4 रख के देखते हैं, तो 4 से गुणा होगा। तो 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8, 1 9, 4 0 0, 4 1 4। तो नहीं, ये छोटा तो आ रहा है लेकिन हमारे पास गुंजाइश है कि इससे बड़ा आ सके, है ना। तो उसे चेक करते हैं, 102 7 रख के देखते हैं एक बार। तो 7 से गुणा करेंगे हम यहाँ पर, अगर डैश में रखेंगे 49, 4 7 2 14, 18, 7 1 8 9, नहीं आ रहा अभी भी।
चलिए अगला देख लेते हैं, 1029 रख के देखते हैं सीधा पहले। तो 9 से गुणा होगा 81, यहाँ 8, 18, 18 और 8 आपका हो गया 26, 2, 9 1 9 आ रहा है ना, 9261 आ गया। तो यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ 9 और यहाँ आएगा 9, तो ये क्या आ गया 9261। माइनस करके बचा यहाँ 9, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 8 में से 2 गए 7। अब हम इसे फर्दर नहीं कर रहे, हमें सिर्फ यहीं तक करना था, ये आगे चलता रहेगा तो हम कितना करें, तो हम इसका लगभग लगभग वर्गमूल निकाल लेंगे। तो इसका लगभग लगभग वर्गमूल कितना आ रहा है 5.19। तो आपके पास दो संख्याएं हो गई, अब आपको दिख रहा होगा, एक है आपके पास 5 और एक है आपके पास 5.19। तो आपको इन दोनों के बीच कोई भी दो परिमेय संख्या लिखनी है। तो इन दोनों के बीच दो परिमेय संख्या तो एक ये भी हो सकती है, देखो 5.10 1 00 1 000 1 4 बार 0 डैश डैश डैश, इसी तरह से होती है ना अपरिमेय संख्याएं। और एक और लिखनी है, तो अब दूसरी संख्या मैं क्या लिख सकती हूँ उसमें 5.13 113 111 4 बार 1 एंड 3 एंड डैश डैश डैश। तो आपको इन दोनों के बीच की कोई भी संख्या लिखनी है और रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, उसमें पैटर्न नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैंने दोनों के बीच की ही लिखी है ना, कोई इससे बड़ी तो नहीं है ना, 5.19 है, ये मेरा 13 है, इससे बड़ी तो है नहीं। ये 5 है मेरा, तो ये 5.10 है, इससे बड़ा ही है लेकिन इससे छोटा है। तो ये दो संख्याएं जो है मेरी कैसी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, जो रूट 25 और रूट 27 के बीच आती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों हमारा है 256 उसकी घात 0.16 गुणा में 256 और उसकी घात 0.09 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जितना हम कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे अब हम। तो पहले मैं ये लिख लेती हूँ, ये क्वेश्चन जो है 256 की घात 0.16 गुणा में 256 की घात 0.09। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका आधार जो है दोनों का सेम है, तो जब और गुणा हो रहा है, तो जब आधार सेम होता है गुणा होता है तो हमारा नियम कौन सा वाला लग जाता है, एक की घात m गुणा में एक की घात n बराबर में एक की घात m जमा n। तो मतलब आपको एक तरह से घातों को क्या करना है, जोड़ना है। तो ये वाला नियम हमारा यहाँ फॉलो होगा। तो मैं क्या लिखूंगी 256 उसकी घात 0.16 जमा 0.09। ठीक है, अब इन्हें हम जोड़ लेते हैं घातों को। तो यहाँ आधार तो आपका सेम रहेगा 256, यहाँ जोड़ के देखते हैं 0.16 उसमें जोड़ना है हमें 0.09, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 यहाँ, फिर 0 यहाँ, 9 यहाँ, इसको आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ रहा है ये 0.25। तो यहाँ पर कितना वैल्यू आ गई 0.25। ठीक है, अब 0.25 वैल्यू आ गई, तो इसको मैं क्या करूंगी 0.25 में से पॉइंट हटा देते हैं हम अपना। तो जब 0.25 में से पॉइंट हटाएंगे तो 25/100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 25/100, क्योंकि दो दशमलव हटेगा तो दो डिजिट है ना 0.25 में, तो उतने जीरोस नीचे आ जाते हैं भाग में। अब ये कट भी रहा है, आपको पता ही होगा 25 के पहाड़े में 100 आता है 4 पर। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कितना सिंप्लीफाई हो चुका है 256 और उसकी घात आ गई है 1/4। अब अगर हम इसे इतना छोड़ेंगे तो भी ठीक है, बट लेकिन मुझे और सिंप्लीफाई अगर हो सकता है तो करना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये आपने एक्सरसाइज में भी किए थे इस टाइप के क्वेश्चन। 256 जो है आपका आधार, हम उसका क्या निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इसका, ये 2 से जाएगा आपका 128, अगेन 2 से जाएगा 64, अगेन 2 से 32, फिर 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। तो कितने दो आ रहे हैं आपके यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इस 256 को लिख सकती हूँ 2 की घात 8 और उसके ऊपर 1/4 की घात, है ना। अब यहाँ पर फिर से एक रूल लग रहा है, कौन सा रूल लग रहा है कि a की घात m
और उसकी घात n जब होती है तो हम दोनों घातों को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ये वाला रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो जब ये वाला रूल हम यहाँ फॉलो करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 की घात 8 गुणा में 1/4। तो 4 और 8 दोनों कैंसिल हो रहे हैं 4 के पहाड़े में, 4 से ये गया और ये 2। तो यहाँ इसके बाद मैं थोड़ा यहाँ पर कर रही हूँ सॉल्व। तो ये आ जाएगा आपका 2 की घात, 2 को 1 से गुणा किया 2 और बटे में 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2 की घात 2 और 2 की घात 2 का मतलब है 2 गुणा 2, जो कि आंसर कितना आ रहा है आपका 4। तो देखिए कितना सिंप्लीफाई हो गया ये। ऊपर कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था लेकिन अब आंसर में सिर्फ कितनी आई है इसकी वैल्यू 4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बच्चों उसमें है x का मान ज्ञात कीजिए और हमें कंडीशन दी है कि 2x प्लस 3 का घन मूल है। ये क्या है, घन मूल बराबर हमें किसके है, 5 के। इसको हम क्यूब रूट भी बोलते हैं। ये जो आपको 3 दिख रहा होगा ना, ये मूल है, ये 3 से गुणा नहीं हो रहा है, ये घन मूल का चिन्ह है। ठीक है, तो अब इस तरह से जब क्वेश्चन आता है उसमें हमें x का मान कैसे फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले, किस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है। हमें दिया हुआ है ये इस तरह से 2x प्लस 3 बराबर में 5 और यहाँ लिखा हुआ है 3 जो कि घनमूल का चिन्ह है। तो अब मुझे x का मान ज्ञात करना है, तो उसके लिए मुझे ये घनमूल हटाना है। तो मैं क्या करूंगी, दोनों का घन ले लूंगी, दोनों साइड का घन लेंगे, क्योंकि जो आप इस तरफ करेंगे लेफ्ट साइड में वही चीज आपको राइट साइड पे भी करनी पड़ती है। तो अगर आप यहाँ पर घन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर भी घन करना पड़ेगा। तो दोनों पक्ष जो है आपके लेफ्ट और राइट, दोनों साइड्स बोल लीजिए या पक्ष, दोनों पक्षों का घन कीजिए। ठीक है, तो दोनों पक्षों का घन जब आप करेंगे तो ये जो 2x प्लस 3 है, इसके यहाँ पे ये जो क्यूब है इसका आप क्या करेंगे, घन करेंगे। और यहाँ पर 5 जो है उसका भी क्या करेंगे, आप घन करेंगे। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो क्यूब रूट है ना आपका, यहाँ पर ये जो चिन्ह है, जब ये सॉल्व होता है तो ये बन जाता है आपका इस तरह से 2x प्लस 3 ब्रैकेट के बाहर आ जाता है 1/3। ठीक है, 1/3। ये जो रूट है ना, क्यूब रूट आपका घनमूल, इसका चिन्ह हटाने पे इसे हम क्या लिखेंगे, इस 3 को 1/3। और ये वाला जो 3 है ये इसके बाहर आ जाएगा, तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये वाला 3। बराबर में क्या रह गया, 5 की घात 3। तो अब ये दोनों घातें आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। घात के ऊपर घात जो होती है वो गुणा हो जाती है। तो मैं क्या लिखूंगी, 2x प्लस 3 1/3 गुणा में 3 और बराबर में 5 की घात 3 मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 है ना। यहाँ पर 3 से 3 कट गया है ना, तो घात में क्या रह गया, सिर्फ 1 रह गया। तो 1 है तो मुझे घात लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या रह गया, मतलब एक तरह से मेरे पास सिर्फ 2x प्लस 3 रह गया। और 5 को जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। तो अब मेरा ये जो है एक इक्वेशन बन गई है, इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये जो मेरा कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, जो मेरा चर होता है उसको लेके जाऊंगी यहाँ पर। तो 2x यही रहेगा, 3 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ जमा हो रहा है वहां घट जाएगा, माइनस का 3 हो गया। तो 2x बराबर में 125 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 122। अब मुझे तो x का मान निकालना है, तो ये जो 2 है x के साथ, ये भी क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा इक्वल्स टू के। और जब ये उस तरफ आएगा तो यहाँ गुणा हो रहा है x के साथ, इस तरफ आके ये क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, बटे में। तो ये कट गया, 2 एकम 2 और ये 261। तो जो आपका x है उसका मान आ गया है 61। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है बच्चों। ठीक है, सबको समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बच्चों वो है हमारा √5 जमा √3 बटे में √80 जमा √48 माइनस √45 माइनस √27 को हल कीजिए। तो जब आपका इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है, चलिए पहले हम देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को अपने आप
नोट डाउन कर लेते हैं, √5 √3 अपॉन √80 प्लस √48 माइनस √45 माइनस √27। अब यहाँ पर इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखिए बेटा, ये सब रूट में है सब, लेकिन यहाँ पर जो √5 है √3 है, ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, मतलब सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, उसको मैं और सिंप्लीफाई नहीं कर सकती और सरल नहीं कर सकती, एक तरह से ये कह सकते हैं। लेकिन ये जो नीचे आपके हर में है √80 √48 √45 ये √27, इन्हें मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ, देखिए जैसे 80 जो है, ठीक है, 80 जो है उसका मैं क्या निकाल लूंगी, अभाज्य गुणनखंड, ये किससे जा रहा है 2 से, कितना बचा 40, ये 2 से गया फिर से 40 आया 20, अगेन 2 से जा रहा है कितना आया 10, अगेन 2 से जा रहा है कितना आया 5, अब किससे जा रहा है 5 से 1। लेकिन ये जो 80 आपका था, ये 80 आपका किस में था, ये रूट के अंदर था ना, तो यहाँ पर जब हमने उसका एलसीएम वो प्राइम फैक्टराइजेशन किया, मतलब अभाज्य गुणनखंड किया, तो यहाँ पर पेयर में से एक आएगा, तो ये दोनों का 2 का पेयर है ना, यहाँ पर भी 2 का पेयर है ये, लेकिन 5 क्या है, अकेला है ना, तो इसमें से क्या आ जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से क्या आ जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा और ये अकेला रह जाएगा। इसका मतलब जो मेरा √80 है ना, वो ये है, रूट के अंदर 2 बार 2 है और 2 बार अगेन 2 है और 1 बार 5 है, तो इन दो में से 1 2 बाहर आएगा, इन दो वाले पेयर में से 1 2 बाहर, और ये अकेला रूट में, तो ये कितना हो गया 2 दूनी 4 √5, तो जो मेरा 80 है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 4 √5। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, अंश मेरा ऐसे ही रहेगा 5 जमा √5 जमा √3, और जो मेरा √80 है वो मेरा बन गया 4 √5, ठीक है ना। अब इसी तरह हम 48 को भी निकाल लेते हैं। 48 जो है मेरा, उसको अगर आप निकालोगे 48 को, ये पहले 2 से जाएगा 24, अगेन 2 से गया 12, अगेन 2 से गया 6, अगेन 2 से गया 3, फिर 3, है ना। तो यहाँ पर भी ये 2 है, इसका एक 2 आ जाएगा, फिर ये 2 है, इसका एक 2 आएगा, और ये जो 3 है अकेला ये रूट में रह जाएगा। मतलब √48 जो है आपका, वो है आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा √3। तो ये कितना हो गया आपका, इन दोनों में से 1 2 बाहर, फिर इन दोनों में से 1 2 बाहर, और ये रूट के अंदर, तो ये बन गया 4 √3। तो यहाँ पर आ जाएगा जमा में 4 √3 माइनस, अब 45 का देखते हैं, 45 का यहाँ कर लेती हूँ मैं। 45 जाएगा आपका 3 से, कितना आएगा 15, फिर अगेन 3 से जाएगा, कितना आएगा 5, तो जो आपका √45 है वो बन रहा है आपका 2 बार 3 और 1 बार 5, तो बाहर आके सिर्फ एक 3 रह जाएगा इसमें से, और √5 में रह जाएगा, तो 45 आपका बन गया 3 √5 माइनस 27 को भी देख लेते हैं। यहाँ पर 27 3 से गया 9, 3 से गया 3, 3 से गया 1, तो √27 जो है आपका वो हो गया आपका 3 बार 3 है, तो 2 पेयर, ये जो एक पेयर है इसमें से एक आ जाएगा बाहर और ये अकेला रूट में रह जाएगा, तो ये बन गया 3 √3, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे अगर ध्यान से, अभी हमें अंश को ऐसे ही छोड़ देना है, उसमें कुछ नहीं कर सकते हम, हर को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये देखिए ये √5 इधर है, तो ये √5 इधर भी है, तो जब इधर है और इधर है तो हम उसे जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये √5 वाला इस √3 वाले के साथ नहीं जुड़ेगा ना घटेगा, √5 के साथ जुड़ेगा घटेगा, √3 के साथ जुड़ेगा और घटेगा, ठीक है। तो अब जो हर है हमारा वो और सिंप्लीफाई होके क्या बन गया, √5 जमा √3 बटे में 4 √5 को मैं लिख ले रही हूँ 3 √5 के साथ, ताकि आपको समझ आ जाए कि इन्हें घटाना है, और जमा में 4 √3 को लिखेंगे हम किसके साथ, माइनस का 3 √3 के साथ, ठीक है। ये एक हो गया आपका, दोनों एक जैसे हो गए, लाइक जिसको बोलते हैं समान हो गए, और ये दोनों भी समान हो गए क्योंकि दोनों में क्या है आपका रूट है 3 और √3
और इसमें √5 है और √5 है, तो दोनों को एक साथ रख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, √5 जमा √3 बटे में, अब 4√5 में से 3√5 चला गया तो क्या रह जाएगा, सिर्फ √5। ठीक है ना, हमारे ये जो वैल्यू है ना, ये इसके बाहर वाली 4, इनको माइनस करना है बेसिकली आपको। तो 4 में से 3 चली गई तो 1 बचा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या रह गया, सिर्फ √5 रह गया। सिमिलरली यहाँ पर भी 4 में से ये वाला 3 चला गया तो 1, और क्या रह गया, √3 रह गया। तो क्या लिखूंगी इससे, जमा में √3। तो आपका अंश और हर तो समान हो गया, तो ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1। तो इसका आंसर कितना हो गया आपका, 1। तो इस क्वेश्चन का जो देखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, इसका आंसर सिर्फ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा वो है, यदि 3 जमा 2√5 बटे में 3 घटा 2√5 बराबर है p जमा क्यू √5 के, तो हमें 11 p जमा क्यू का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरह से जब क्वेश्चन आएगा हम उसे कैसे करेंगे सॉल्व, उसे देखते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं हम सबसे पहले इसमें। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ना बच्चों इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये 11 p जमा क्यू की। तो इसकी वैल्यू तो आप तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपके पास p और q होगा। और p और q का मान कहां से निकलेगा, यहां से, जो चीज हमें दी हुई है क्वेश्चन में वहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से हम p और q का मान ज्ञात करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, तुलना करनी है। तो तुलना करने के लिए दोनों बराबर एक जैसे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये आपका ये साइड और ये साइड सिमिलर सा होना चाहिए, तभी तो तुलना करेंगे। सेम सेम चीज के बीच में तुलना होती है। तो इस वाले साइड को, जो हमारा लेफ्ट साइड है, हम थोड़ा सा सिंपल करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसे आसान बनाएंगे थोड़ा सा। तो इसको आसान कैसे बनाएंगे, जब हमारा क्वेश्चन इस तरह से होता है, 2√5 बटे में 3 घटा 2√5, तो आपको दिख रहा है नीचे रूट में आ रहा है, मीन्स अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो हर होता है उसके उल्टे चिन्ह के साथ लिख लेते हैं हम, और उसी से अंश को और उसी से हर को गुणा कर दिया जाता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसका परिमेयकरण किया। परिमेयकरण करने के बाद जो आपका अंश है वो अंश से गुणा होगा, और जो आपका हर है वो हर से गुणा होगा। तो जब अंश अंश से गुणा होगा तो वो बन गया 3 जमा 2√5, और पूरे का क्या आ गया, वर्ग। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके दोनों अंश यहाँ भी और यहाँ भी सेम है, बिल्कुल साइन भी सेम है। तो जब दो सेम संख्याओं को गुणा करते हैं तो वो वर्ग बन जाती है ना, 2 गुणा 2 2 का वर्ग हो गया, 4 गुणा 4 4 का वर्ग हो गया। इसी तरह 3 जमा 2√5 3 जमा 2√5 इसका वर्ग हो गया। अब अंश में देखते हैं क्या कर आएगा गुणा करके। अब अंश में नंबर्स तो सेम है लेकिन चिन्ह अलग है ना, तो हम उसको इसी तरह लिख लेते हैं अलग अलग गुणा में, ये और 3 जमा 2√5 दूसरा। अब यहां पर बच्चों आपकी सर्व समीकाएं लग रही है, आइडेंटिटीज लिखवाई थी ना, पढ़ाई थी मैंने। तो उसी में से पहली एक आइडेंटिटी थी आपकी a जमा बी का वर्ग। क्या था, a वर्ग जमा b का वर्ग जमा 2ab, ये था। ये वाली जो आइडेंटिटी है आपकी, ये सब कहां लग रही है, यहाँ पहले वाले पे, यहाँ पर। और दूसरा एक आइडेंटिटी है a जमा बी, a घटा b बराबर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी तो आपको याद रखनी है, ये जब भी परिमेयकरण करेंगे तो हर में हमेशा यही वाली लगती है। हर में हमेशा ये वाली आइडेंटिटी यूज होती है जब भी हम परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, तो अब जो ये क्वेश्चन है मेरा, इसमें ऊपर जो लग रही है वो फर्स्ट वाली लग रही है, ये वाली a जमा बी स्क्वायर वाली। तो यहाँ पर a कौन है, 3, मतलब 3 का स्क्वायर, जमा b का स्क्वायर मतलब 2√5 का स्क्वायर, जमा 2ab, 2 गुणा a मतलब 3 और गुणा b मतलब 2√5। ठीक है ना, ये आपका इसमें a है और ये इसमें b है, बटे में यहां जो लग रही है वो ये वाली लग रही है नीचे। ठीक है ना, नीचे जो लग रही है। तो अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी लग रही है वो लग रही है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कौन है मेरा, 3, 3 का स्क्वायर, माइनस b कौन है, 2√5 उसका स्क्वायर। अब इसे सरल करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे इसमें, यहाँ सबसे पहले 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 तिया 9,
जमा, अब अगले का स्क्वायर करेंगे, ये 2√5 का स्क्वायर, इसको मैं यहां पर करके दिखा देती हूँ आपको। 2√5 का स्क्वायर ये होता है 2√5 गुणा 2√5, तो 2 से 2 गुणा होगा, ठीक है। तो 2 गुणा 2 कितना बन गया, 4, और जो रूट का 5 है वो रूट के 5 से गुणा होगा। रूट 5 गुणा होके क्या बन जाएगा, सिर्फ 5। दोनों रूट 5 5 बन जाते हैं ना, रूट हट जाता है जब सेम नंबर है। और 4 पंजे 20, तो इसका आंसर कितना आ रहा है आपका 20। जमा, अब ये वाली जो संख्या है 2 गुणा 3 गुणा 2√5, इसमें 2 3 और 2 गुणा हो जाएंगे, लेकिन √5 गुणा नहीं होगा किसी के साथ, क्योंकि ये रूट में है और इसके साथ रूट वाला कोई संख्या नहीं है इसमें, इस वाले पद में। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 2 को, 3 को और 2 को, तो 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, आ गया √5 अलग से। बटे में 3 का इसमें 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, माइनस, और यहां पर 2√5 का स्क्वायर, ये यहां पर भी निकाला था हमने, कितना आ रहा था 20, तो वही सेम यहां पर लिख देंगे हम 20। अब अंश को देखेंगे अगर आप, तो 9 और 20, ये 9 और 20 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि प्लस हो रहे हैं दोनों, लेकिन वो 12 से नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसके साथ क्या है √5, √5 के होने की वजह से ये 12 में नहीं जुड़ेगा। तो 20 और 9 आपके बन गए कितने, 29 जमा 12√5, और बटे में 9 घटा 20 का आंसर आ जाएगा 11, वो भी किसका, घटा का, क्योंकि 20 बड़ा है तो उसी का चिन्ह लगेगा। अब ये फर्दर इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इससे ज्यादा इजी नहीं हो सकता, तो हम इसे ना थोड़ा अपने क्वेश्चन में, ये जो हमारा क्वेश्चन था ना, इसमें p जमा q√5 था ना, इस तरह से लिखने की कोशिश करते, क्योंकि इसमें बटा नहीं था, तो हम इस बटे वाले को दोनों के नीचे लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं इसे, 29 बटे में -11 प्लस 12√5 बटे में -11, ठीक है। अब यहाँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं काम करने के लिए। अब यहाँ पर ये जो माइनस नीचे हर में आ रहा है, हम उसको ऊपर ट्रांसपोज कर देते हैं, ये बन गया -29 बटे में 11, और यहाँ आ गया -12√5 बटे में 11। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे ये किसके बराबर आ रहा है, ये इस p बटा q, p जमा q√5 के बराबर है ना। हमने इसी का मान तो निकाला है, ये पूरा सॉल्व होकर कितना बन रहा है, ये बन रहा है। तो इस पूरे को मैं किसके साथ रख सकती हूँ, बराबर में, इसके बराबर में रख सकती हूँ। तो अब हम क्या लिखेंगे, तुलना करने पर क्या करेंगे, हम इनकी तुलना करेंगे किसके साथ, -29 बटा 11 -12√5 बटा 11 बराबर में p जमा q√5। तो जब आप यहाँ तुलना करेंगे, ये और ये दोनों क्या है, बराबर है ना। तो देखिए यहाँ पे जो p है, p अकेली एक पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पे अकेली पूर्ण संख्या ये है ना, तो p का मान क्या हो गया, एक तरह से p किसके बराबर आ रहा है, -29 बटा 11 के। तो p जो है वो आपका बराबर आ रहा है -29 बटा 11 के, ठीक है। और जब आप q को कंपेयर करेंगे, तो देखो यहाँ पर q जो है, q क्या है, ये √5 के बाहर का जो संख्या होगी, जो √5 के बाहर वाली जो पूर्ण संख्या होगी वो q है। तो जब यहां से कंपेयर करोगे तो इस √5 में साथ में कौन है, -12, और ये 11 भी नीचे इसके साथ ही है। तो इस √5 को छोड़ के ये बच रहा है ना इसमें -12 बटा 11, तो वो किसका मान हो गया, आपका q का मान हो गया। तो जो आपका q है वो किसके बराबर आ रहा है, -12 बटे में 11 के बराबर आ रहा है। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई, लेकिन हमें क्वेश्चन में वैल्यू नहीं निकालनी थी p और q की, हमें क्या करना है, हमें 11 p जमा q का मान निकालना है। तो अब हम निकालेंगे 11 p जमा q किसके बराबर होगा। तो ये देखिए इस फॉर्मूले में, इस क्वेश्चन में यहाँ 11 है तो मैं 11 ही लिखूंगी पहले, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ये ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद p है तो p की वैल्यू हम लिखेंगे यहां से -29 बटा 11, फिर जमा q की वैल्यू क्या आएगी हमारी, -12 बटा
11। इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया क्योंकि दो साइन हो गए प्लस और माइनस। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 11, ये होगा -29/11। यहाँ पर प्लस और माइनस ये दो चिन्ह आ रहे हैं, प्लस और माइनस, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा आपका, -12/11। और अब आपको पता ही है ये कैसी है संख्या, ये हमारी एक समान भिन्न है जिसमें हर समान है, तो सीधा हम 11 ऐसे लिख के ऊपर जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ये हो गया ये। अब ये बन गया 11। 29 और 12 ये दोनों घटा के है तो दोनों घटा घटा के जुड़ जाएंगे, तो 29 और 12 आपका बन गया गुणा में माइनस का 41। कितना बन गया, 41 और बटे में 11। अब ये 11 बटे वाले कट गए तो आंसर कितना रह गया, सिर्फ आपका -41। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया इसका। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस तरह से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों हमारा, यदि x y z इज इक्वल्स टू 1 है तो हल कीजिए। हमें ये 1 + x + y -1 होल पावर -1 + 1 + y + z -1 होल पावर -1 + 1 + z + x -1 और होल पावर -1, इसको हमें हल करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आएगा तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले हमें जो गिवन है, हमें ये गिवन है बेटा x y z इज इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पर मैंने लिखा x y z इज इक्वल्स टू 1, ये हमें दिया है क्वेश्चन में, है ना, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। अब यहाँ से मैं अपने x की वैल्यू निकाल लेती हूँ, तो जो मेरा x है ना वो बेटा क्या हो जाएगा, 1 में y z, तो मीन्स x की वैल्यू हो गई मेरी 1 में y z। तो ये जो मेरी x की वैल्यू आई है ना 1 में y z, इसको मैं यूज करूंगी जहां जहां मेरे पास x होगा, ठीक है। तो जहां जहां मेरे पास x होगा वहां वहां मैं इसमें 1 में yz यूज करूंगी। तो इसका पहला जो पार्ट है उस पहले में देखते हैं, पहले क्या है 1 प्लस, अब ये देखिए x आ गया ना, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 में yz प्लस y की पावर -1 है, तो मैंने आपको समझाया था जब घातांक हमने किया था कि जब पावर माइनस में होती है तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, है ना, मीन्स उसको हर बना देते हैं अगर वो अंश में, और अगर हर में है तो अंश में ले जाते हैं। तो ये ऊपर है ना तो हम इसको नीचे ले आएंगे, ये प्लस में बन जाएगा, और इस पूरे की पावर -1 है, उसे हम बाद में देखेंगे। अब अगला है जो वो 1 + y + 1/z, यहाँ पर x नहीं था तो हमने यूज नहीं की वैल्यू यहाँ से, तो ये ऐसे ही रहा। z को हमने नेगेटिव था, पॉजिटिव बनाने के लिए उसको 1/z लिख दिया और उसके ऊपर -1। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 1 + z प्लस, अब यहाँ पर देखिए ये x है, x तो है लेकिन x माइनस में है, x -1 है ना, नेगेटिव में है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू थी ये तो x की वैल्यू है 1/yz, लेकिन यहाँ x की वैल्यू x -1 में है, तो यहाँ मैं क्या करूंगी, अगर मुझे x -1 की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी। यहाँ इस वाले पोर्शन में ये x की वैल्यू 1/yz है, यहाँ मुझे x -1 चाहिए, तो जब -1 चाहिए तो रेसिप्रोकल कर दूं इसको, जो yz नीचे है वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा इसका मतलब। तो यहाँ जो x इनवर्स जो आपका है माइनस का वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, yz डायरेक्ट, क्योंकि वो माइनस की थी ना, इसलिए ये ऊपर आ गया और ये 1 नीचे चला गया और ये बाहर आ गया -1। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम इस फर्स्ट वाले पार्ट को जब सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट को, तो यहाँ देखिए y और z ये दोनों है ना, तो एलसीएम में हमारा क्या आएगा, yz, क्या आएगा, y और z आएगा, दोनों y में से एक y आ गया और z का z आ गया। अब यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू बचेगी ऊपर वो बचेगी y और z दोनों, क्योंकि नीचे एलसीएम में मतलब आपका हर जो है वहां पे 1 है। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी yz में से yz यहाँ है तो ये 1 आ जाएगा, प्लस इस y में और इस yz को भाग करने पे y कट जाएंगे तो बचेगा क्या मेरे पास, इस y और इस yz में y तो कट जाएंगे, बचेगा क्या z, वो z इस 1 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका पास z और इसकी पावर है -1। अब सेम वे में यहाँ पर भी हम करेंगे, एलसीएम लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा ब्रैकेट है एलसीएम लेने पे सिर्फ नीचे हमारे पास हर में z है तो z ही हमारा एलसीएम होगा बस, तो ये आ गया हमारा z एलसीएम। जब z इसके नीचे 1 है तो z से गुणा भाग होने पे वो z रहेगा और 1 से गुणा होने पे z। ऐसे ही यहाँ पर भी इसके नीचे y के नीचे यहाँ देखेंगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 को जब z को 1 से भाग करेंगे z आएगा और y से गुणा करने पे वो
yz हो जाएगा। जमा का z और z तो भाग होके 1 बना, 1 से 1 को गुणा किया, 1 माइनस 1। अब यहाँ पर तो कुछ सॉल्व करना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो एलसीएम है ही नहीं हमारा, हर में कुछ है ही नहीं, ये ऐसे ही रहेगा -1। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे ब्रैकेट में बाहर माइनस के पावर्स है ना, इनको हमें पॉजिटिव करना है, तभी तो हम सॉल्व करेंगे ना, ब्रैकेट तभी ओपन हो पाएंगे। उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अंश और हर को बदल देंगे, ठीक है ना, रेसिप्रोकल कर देंगे उसका, व्युत्क्रम जिसको हम बोलते हैं। मीन्स yz आपका आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा आपका, अब मैं इसे सीक्वेंस में लिख देती हूँ, इसे आगे पीछे हो रहे हैं ना तो सही से लिख देते हैं। 1 सबसे पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम z लिख लेते हैं, उसके बाद हम yz लिख लेते हैं, ठीक है। फिर अगला जो है यहाँ पर, इनके बीच में बेटा प्लस भी था, ध्यान रखेंगे, वो रह गया शायद, मिसिंग हो गया, ठीक है, प्लस भी था इनके बीच में, प्लस। अब इसका भी कर देंगे, ऊपर आ गया z, यहाँ नीचे इनको सीक्वेंस में लिख देते हैं, पहले 1 फिर z और फिर yz, फिर प्लस। अब इसका भी करेंगे, इसके व्युत्क्रम में क्या है, कुछ नहीं है, तो इस पूरे के नीचे क्या है बेटा, 1 है, तो 1 आएगा ऊपर और नीचे आएगा 1 प्लस z प्लस yz। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबके हर क्या है, सेम है, तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो हर तो एक ही बार आ जाएगा पूरा का पूरा, 1 प्लस z प्लस yz। और ऊपर भी जब सेम ही हर है तो ऊपर वाले सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएंगे हमारा, yz प्लस z और प्लस 1। अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा सेम है, इसे एक बार मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देती हूँ, इसको सीक्वेंस में लिख लेंगे, पहले 1 लिख लेंगे, फिर अगला क्या था z और फिर अगला yz, है ना। ऐसे ही नीचे क्या था, नीचे 1 प्लस z प्लस yz, तो ये दोनों सिमिलर हो रहे हैं, हर भी और अंश भी, तो ये दोनों कट गए, आंसर कितना हो गया 1। तो ये इसका फाइनल आंसर है। देखने में क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आंसर देखिए कितना सिंपल आया है, सिर्फ 1 आया है। तो ये क्वेश्चन है जो इस तरह से किया जाएगा। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हल कीजिए। हमें ये जो एक बड़ा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, लंबा सा, इसको हल करना है, इसको सिंपल करना है, और इसका आंसर इतना बड़ा नहीं आएगा, बहुत ही छोटा आएगा। तो जब हम इसे करेंगे, फाइनली जो आंसर आएगा, आप तब देखिएगा कि ये कितना बड़ा नंबर जो आपको देखने में लग रहा है, इसका आंसर कितना छोटा है। और छोटा होने के साथ साथ ये बहुत ही आसान भी है। इसे करना कैसे, इस तरह से जब क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर आपके पास, यहाँ पे प्लस लगा है, यहाँ भी प्लस लगा है, दिख रहा है ना ये प्लस, यहाँ भी प्लस दिख रहा है आपको, ये भी प्लस दिख रहा है, ये सारे क्या है, प्लस है। इसका मतलब यहाँ से इसका पद बदल रहा है। तो यहाँ पर कितने पद हो गए हमारे, देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, इधर ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, ये सातवां और ये आठवां। तो हम इन सब को एक साथ ना सॉल्व करके अलग अलग सॉल्व करेंगे, पहले को अलग, दूसरे को अलग, तीसरे को अलग, ऐसे ही आठों को अलग करेंगे और फिर सबको आपस में जोड़ देंगे आखिर में। तो पहले हम जब पहला लेंगे, इसमें जो हमारा पहला पार्ट है इसका, उसको सॉल्व करेंगे, तो क्या है वो हमारा 1/1 जमा √2। तो हम इसका परिमेयकरण करेंगे, नीचे से गुणा करेंगे किससे, 1 घटा √2 से। परिमेयकरण तो आपको पता ही होगा कैसे करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं हर का, 1 घटा √2। अंश को अंश से गुणा करने पे यहाँ आएगा 1 घटा √2 बटे में 1 का वर्ग घटा √2 का वर्ग। ये आपको पता होगा, मैंने पहले भी बताया था, एक पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कि जब भी परिमेयकरण होगा तो हर में हमेशा गुणा करने के बाद ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो ये आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, a² माइनस b² वाली हमेशा कहाँ लगेगी, आपके हर में, ये याद रखना है। तो यहाँ पर हर में हमने इन दोनों का गुणा करना था, किसका, 1 जमा √2 और 1 घटा √2, तो 1 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर हो गया वो। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे आप, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 घटा √2 बटे में 1 का स्क्वायर तो 1 बनेगा और √2 का स्क्वायर माइनस का 2 बनेगा, ठीक है। अब जब ये फर्दर सॉल्व होगा तब क्या बन जाएगा, ये 1 घटा √2 और 1 में से 2 घटाने हैं हमें, तो कितना आंसर आएगा, माइनस का 1। अब इस स्टेप में क्या करना है आपको, ये माइनस जो नीचे हर में आ रहा है, इसे हम ऊपर ले जाएंगे अंश में, और जब ये अंश में जाएगा तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। मतलब जो 1 है वो हमारा जमा का था तो वो घटा का हो जाएगा, और 2 जो है घटा का था वो
जमा का हो जाएगा। तो ये नीचे हर मर्जी है आपके, आपको लगाना है एक तो लगा भी सकते हैं, नहीं लगाना तो नहीं भी लगा सकते। तो हमारा ये आंसर आ गया जो हमने पहले पद को सॉल्व किया, इसके पहला पार्ट जो ये है। अब ऐसे ही हम इसका सेकंड वाला करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि हम यहाँ पर दूसरा वाला कर रहे हैं। इसका दूसरा क्या है हमारा, 1/में √2 जमा √3। तो इसका भी परिमेयकरण करेंगे, √2 घटा √3 अपॉन √2 घटा √3। तो जब इसका परिमेयकरण होगा तो अब क्या आएगा, अंश में आएगा √2 घटा √3, क्योंकि यहाँ पर 1 से गुणा हो रहा है तो अंश तो सेम ही रह जाएगा ना 1 से गुणा होने के बाद। और बटे में हर में दोबारा से हम वही लगाएंगे, a का स्क्वायर घटा b का स्क्वायर। फिर जब इसे ओपन करेंगे तो यहाँ ऊपर अंश में तो यही रहेगा, √2 घटा √3 बटे में √2 का स्क्वायर बनेगा 2 और √3 का स्क्वायर बनेगा 3 और बीच में घटे का चिन्ह। अब फर्दर सॉल्व करोगे आप इसे तो आएगा आंसर आपका √2 घटा √3 और 2 में से -3 तो आएगा -1। अब सेम चीज यहाँ भी फॉलो होगी, ये माइनस का चिन्ह ऊपर चला जाएगा। जब माइनस का चिन्ह ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा आपका माइनस का √2 और प्लस का √3। और एक आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना तो नहीं भी लगा सकते, उसका चल जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन था आपका बेटा, मैं इसको बॉक्स में डाल देती हूँ। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ रहा था, ये वाला आपका आ रहा है सेकंड पार्ट को सॉल्व करके। अब नेक्स्ट यहाँ पर कर लेते हैं, इसका थर्ड पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख लेती हूँ मैं, तीसरा इसका पद जो था वो सॉल्व कर रहे हैं अब हम। तीसरा क्या है इसका, 1/में √3 जमा √4। तो यहाँ भी इसका परिमेयकरण किया जाएगा, तो यहाँ पर गुणा √3 घटा √4 बटे में √3 घटा √4। तो जब अंश अंश से गुणा होगा तो ये आएगा √3 घटा √4 बटे में नीचे हर में वापस से यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपका आइडेंटिटी, √3 का स्क्वायर माइनस √4 का स्क्वायर। अब इसको जब आप ओपन करेंगे तो अंश तो सेम रहेगा, √3 घटा √4 बटे में √3 का स्क्वायर बन जाएगा आपका 3 घटा √4 का स्क्वायर बन जाएगा 4। तो अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो होगा √3 घटा √4 बटे में माइनस का 1। अब यहाँ पर वापस से वही आ रहा है, देखिए -1 नीचे आ रहा है अंश में, हर में आपके। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे अंश में, तो √3 हो जाएगा आपका माइनस का और √4 हो जाएगा आपका प्लस का, और नीचे 1 आपकी मर्जी है। तो ये आपका आंसर आ गया थर्ड वाले पार्ट का। सिमिलरली अब हम किसको करेंगे, हम इसके फोर्थ पार्ट को करेंगे। इसका जो फोर्थ पार्ट है बच्चों वो है हमारा 1/में √4 जमा √5। इसका परिमेयकरण करेंगे हम, तो यहाँ पर गुणा किया जाएगा √4 घटा √5 से बटे में √4 घटा √5। तो जब अंश अंश से गुणा होगा तो ये यही रहेगा, √4 घटा √5 बटे में यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लग जाएगा आपका, √4 का स्क्वायर घटा √5 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √4 घटा √5 बटे में √4 का स्क्वायर मतलब 4, √5 का स्क्वायर मतलब 5। फर्दर सॉल्व हुआ ये तो ये बन गया √4 माइनस √5 बटे में यहाँ पर भी क्या आ गया आपका माइनस का 1। और जब माइनस का 1 आ रहा है तो हम उससे माइनस को ऊपर ले जाएंगे, माइनस का √4 बन जाएगा और प्लस का √5 बन जाएगा। तो ये वाला हो गया आपका सॉल्यूशन फोर्थ पार्ट का इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। अब देखिए सिमिलर चल रहे हैं सारे पार्ट, अगर आप ध्यान से देखेंगे। इसका फिफ्थ पार्ट है 1/में √5 गुणा में √6। तो यहाँ भी परिमेयकरण किया जाएगा, √5 एक सेकेंड यहाँ पे जमा था, जमा लगा देते हैं, जमा और घटा √6 बटे में √5 घटा √6। तो अंश को अंश से गुणा किया जाएगा, तो √5 घटा √6 और नीचे फिर से आपका हर में जो है आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी, √5 का स्क्वायर घटा √6 का स्क्वायर।
तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये बनेगा √5 घटा √6 बटा में 5 माइनस 6। तो ये आ गया आपका √5 घटा √6 और नीचे हर में आ गया आपका -1। अगेन इसमें वही चीज करनी है, हमें माइनस को ऊपर ले जाना है, तो ये बन जाएगा माइनस का √5 जमा √6। तो ये हो गया आपका इसके 5वें पार्ट का आंसर। ठीक है, अब हम इसका छठा पार्ट करते हैं। इसका जो छठा पार्ट है वो है हमारा 1 जमा √6 जमा √7। तो अब इसको करेंगे तो आप √6 घटा √7 बटे में √6 घटा √7। तो अब अंश को अंश से √6 घटा √7 बटे में √6 का स्क्वायर घटा √7 का स्क्वायर। ये आपका बन जाएगा √6 घटा √7 बटे में √6 का स्क्वायर 6 घटा में √7 का स्क्वायर 7। ये हो जाएगा आपका √6 घटा √7 और बटे में -1। फिर से माइनस को ऊपर ले जाएंगे, ये बन जाएगा -√6 प्लस √7। ये आ गया आपका इसके छठे पार्ट का आंसर। ठीक है, अब यहाँ अगेन लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ अब हम इसका निकालेंगे 7th पार्ट का आंसर। तो जो इसका 7th पार्ट है वो है हमारा 1 बटे में √7 जमा में √8। इसका परिमेयकरण किया जाएगा इसका भी, तो √7 घटा √8 बटे में √7 घटा √8। तो जब इसे सॉल्व किया जाएगा ये बनेगा √7 घटा √8 बटे में √7 का स्क्वायर घटा √8 का स्क्वायर। तो सॉल्व होने के बाद ये बनेगा √7 घटा √8 बटे में √7 का स्क्वायर 7 घटा √8 का स्क्वायर 8। सॉल्व करेंगे फर्दर, √7 घटा √8 अंश तो ऐसे ही चलता रहेगा आपका, घटा में -1। फिर वापस से वही चीज है, माइनस आ गया है नीचे, माइनस को हम ऊपर रख ले जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे और चिन्ह बदलने के बाद बचेगा √7 घटा √8। तो ये भी मैं बॉक्स में डाल देती हूँ। ये हो गया आपके इसके 7th पार्ट का आंसर। अब नेक्स्ट है आपका इसका लास्ट पार्ट, वो है 8th पार्ट। उसको हम लिख लेते हैं। उसको लिखने के लिए 1 बटा में √8 जमा में √9। इसका परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ आएगा √8 गुणा में घटा का √9, फिर √8 घटा का √9। अंश को अंश से गुणा करेंगे, आएगा हमारा √8 घटा √9 बटे में √8 का स्क्वायर घटा √9 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, बनेगा √8 घटा √9 बराबर में √8 का स्क्वायर बनेगा 8, √9 का स्क्वायर बनेगा 9। तो सॉल्व होने के बाद रहेगा ये √8 घटा √9 बटे में -1। अब ये -1 दोबारा से कहाँ होगा, ऊपर चला जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा माइनस का √8 जमा का √9। तो ये हो गया आपका 8वें पार्ट का परिमेयकरण। अब हमें क्या करना है, हमारे जितने भी आए हैं बेटा, ये जितने भी आए हैं आपको दिख रहे हैं, ये पहले का, दूसरे का, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इन सबको हमें क्या करना है, जोड़ लेना है। ठीक है, तो बच्चों अब हमें क्या करना है, अब ये जो हमारे चारों 8 पार्ट्स आए हैं, ये जितना मैंने ये सर्कल ये किया है आपको, ये बॉक्सेस में डाले हैं, इन 8 पार्ट को हमें क्या करना है, जोड़ लेना है। अब मैं नेक्स्ट शीट की तरफ चलती हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस बचा नहीं है, हम वहां जाकर इसको ऐड करेंगे अगली शीट पर। तो हम जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या था, हमारा जो फर्स्ट था वो था बेटा हमारा माइनस का 1 जमा √2, ये मेरा पहला था। ठीक है, उसके बाद मुझे जमा करना था, जो दूसरा था वो मेरा था -√2 जमा √3। फिर जमा करना था थर्ड वाला मेरा था -√3 जमा √4। उसके बाद जो मेरा चौथा था वो था जमा -√4 जमा √5।
उसके बाद छठा जो था वो मेरा था -√5 जमा √6। उसके बाद नेक्स्ट जो था -√6 जमा √7। नेक्स्ट जमा -√7 जमा √8 जमा -√8 जमा √9। ये मेरे सारे के सारे हो गए। ये चाहे तो आप देख ले सकते हैं, ये पहला है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, ये सब सिंपल होके ऐसे हो गए हैं। अब हम इन्हें क्या करेंगे, ये हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड थे, अब हम इन्हें ओपन कर लेंगे। ओपन करके ये बनेगा -1 प्लस √2, ये रहेगा -√2, ये प्लस √3, देन -√3, फिर प्लस √4, फिर -√4, प्लस √5, -√5, प्लस √6, -√6, प्लस √7, -√7, प्लस √8, -√8 और प्लस √9। अब यहाँ देखिए, जो रूट वाले होंगे, जो सेम सेम रूट होंगे, वो आपस में जुड़ सकते हैं और कट सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए √2 और √2 सेम है ना, और ये दोनों ही एक प्लस एक माइनस। सेम तरीके से यहाँ √3 है, एक प्लस एक माइनस। सेम तरीके से √4 √5 तो ये सब आपस में क्या हो रहे हैं बेटा, ये सब आपस में ये कट रहे हैं। √2 इस वाले √2 से कट जाएगा, 0 बन जाएगा। √3 वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, √4 वाला ये वाला, ये सब आपस में क्या हो गए, 0 हो रहे हैं। √7 से कैंसिल होके 0 हो गया, √8 और √8 भी। लेकिन बच क्या गया हमारे पास, सिर्फ -1 प्लस √9। तो अब ये जो है हमारा -1 प्लस √9 है, यहाँ पर ये हो गया -1, और जो √9 होता है बेटा वो क्या होता है आपका, 3 गुणा 3 होता है ना, इस तरह से ये। तो ये क्या बन जाता है आपका, सिर्फ 3, क्योंकि √9 जो है वो 3 का वर्ग है। तो √9 में से जब रूट हटा देंगे तो क्या आएगा बाहर आके, सिर्फ 3 आएगा ना। तो √9 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 लिख सकती हूँ। और यहाँ -1 जमा 3, ये हो गया आपका 2। तो इसका आंसर जो फाइनल है वो है सिर्फ 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है जो यहाँ पूरा हो गया है। उसका आंसर देख सकते हैं आप, कितना छोटा आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है उसका आंसर। इसी के साथ बच्चों हमारे ये वीडियो जो है, इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर के हमारे संख्या पद्धति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका पार्ट 1 है जो कंप्लीट हो गया है। इसका पार्ट 2 भी आएगा, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इससे मदद मिली हो और आप चाहते हैं इस तरह के क्वेश्चंस और वीडियोस मैं आगे बनाती रहूं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।